इंटर सेकेंड ईयर 2015 के क्वेश्चन बैंक में भी कुछ फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जो अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो सेकेंड ईयर के प्रश्न हैं उन पर आपको हम विश्लेषण बता रहे हैं। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, डायरी क्या है? तो डायरी को मन का कूड़ा कहा गया है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस बातों को समझते हैं, सोचते हैं, उन्हीं बातों को तारीखबद्ध करके जब लिखते चले जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? डायरी। डायरी भी हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसको लिखना आसान नहीं है, क्योंकि जिस समय जो मन में भावनाएं आती हैं वैसे मन में शब्द प्रकट होते नहीं हैं। तो भावना और शब्द का एक साथ मेल जोल करके प्रकटीकरण करना यह आसान नहीं होता है, इसलिए डायरी को लिखना भी आसान नहीं है। यह हिंदी साहित्य की एक विधा है। प्रगीत क्या है? हिंदी साहित्य भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से चलते आ रहा है। जिस प्रकार समाज बहुत तेजी से बदलते जा रहा है, जिस प्रकार समाज बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे साहित्य में भी आधुनिकता आना ही चाहिए। और ये साहित्य की जो आधुनिकता है, साहित्य की जो क्या है? आधुनिकता है, जो समाज अपेक्षा करता है कि अब वैसा ही साहित्य लिखा जाए जो आत्मपरक हो, जिसमें एक लिरिक हो, जिसमें एक भावनाएं हो। उसी लिरिक, वही भावनाएं हिंदी साहित्य में जो व्यक्त किया गया है उसे ही कहा जाता है क्या? प्रगीत। और आज के समय में प्रगीत धर्मी कविताएं, सामाजिक कविताएं ये अधिक प्रचलन में हैं। समझे बात को? तो प्रगीत जो है आप समझ गए। अगला प्रश्न है, प्रातः काल का नभ कैसा था? याद है ना? प्रातः काल का नभ कैसा था? आपको लिखना है कि प्रातः काल का नभ, नभ का मतलब आकाश का दृश्य, प्रकृति के मनोरम दृश्य के मनमोहक रूप में दिखाई दे रहा था। नीले शंख जैसा बिल्कुल स्वच्छ, राख से लीपा हुआ चौका के समान बिल्कुल स्वच्छ और नीला प्रतीत दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह की बेला का आगमन हुआ, वैसे ही सूर्य की स्वर्णिम किरण की आभामयी किरण एक एक करके आकाश में स्वर्णिम किरण के समान बिखेरने लगा। जो अभी तक नीला रंग का था वह स्वर्णिम केसरी रंग से परिपूर्ण हो गया। ऐसा लगता था कि वहां पर कोई केसर या लाल खरिया चाक, वहां पर कोई केसर या लाल खरिया चाक मल दी हो किसी ने, वैसा रंग आभामयी उस दृश्य को दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसको कवि उषा चैप्टर के जो शिक्षक है ना, जो लेखक हैं, उसका नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने इनको उषा कह करके पुकारा है। उषा का जादू टूटता है अब, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो ये जो स्वर्णिम दृश्य नीले आकाश में दिखाई दे रहा था, जैसे पूरा सूर्योदय हुआ तो यह दृश्य क्या हो गया? समाप्त हो गया, कम हो गया। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियोचित गुण क्या होता है? यह अर्धनारीश्वर से प्रश्न है। अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर पुरुष और स्त्री के अलग अलग गुणों का विश्लेषण किए। यहाँ स्त्रियोचित गुणों का अर्थ है महिलाओं के गुण। स्त्रियोचित गुणों का अर्थ है जो है लगभग महिलाओं में पाए जाते हैं, जैसे दया है ना, माया, करुणा, सहिष्णुता, प्रेम, ममत्व, दानशीलता,
अनुशासनशीलता, मर्यादा, है ना, सेवा भाव, दूसरे का आदर सम्मान की भाव, है ना, ये सभी जो शील गुण हैं, जो ममता, संस्कारी, परोपकारिता है, वह स्त्रियोचित गुण है। वो सभी क्या है? स्त्रियोचित गुण है। समझे बात को? स्त्रियोचित गुण माने स्त्रियों के गुण। पुरुष के बारे में नहीं कुछ। अगला, उषा का जादू कैसा होता है? अभी तुरंत बता दिए कि उषा का जो जादू होता है वह नीले आसमान में स्वर्णिम प्रकाश की किरणों के समान बिखेरने वाली होती है, और यह उतना ही समय तक रहती है जब तक पूरा सूर्योदय होता नहीं है। जैसे सूर्योदय होता है तो नीले नीले आसमान में जो आभामयी केसरिया रंग का स्वर्णिम किरण जो आसमान में सूर्य के प्रकाश के समान प्रतीत देता है, जैसे छठ पर्व में हम सब देखते हैं कि अब सूर्योदय हो रहा है, और कुछ लोग कहता है अरे रे देखो आकाश में वहाँ ऊपर में छिटक गया है रोशनी, वो तो बगीचा है जो उधर नहीं दिख रहा है, बाकी सूरज निकल गया है तो उधर केतारी खेत में छिप गया है। जहाँ लोग पोखर बांध छठ में जो जाते हैं तो लोग बोलता है बगीचों में छिप गया सूरज, बाकी आसमान में देखो नीला दिखाई, नीले आसमान में स्वर्णिम किरण दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वही चीज जो है यहाँ कहा गया है। अगला, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी का नाम है। चातकी एक पक्षी है। कहा गया कि चातकी पक्षी, चातकी पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र, कौन नक्षत्र है? स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरसती हैं। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरसती हैं। चातकी केवल स्वाति नक्षत्र के ही जल को ग्रहण करती हैं, बाकी वह वृक्षों के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ, आकाश की तरफ मुंह किए वह इंतजार करती हैं पहले वर्षा की बूंद का। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती हैं, और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तब वह जल ग्रहण करती हैं। तो ये जो जल ग्रहण करती हैं, इस कविता में यह सांकेतिक है। ये सांकेतिक का मतलब, कुछ लोग गांव देहात में हम सब के समय में ये कहा जाता था कि स्वाति नक्षत्र आकाश के तरफ मुंह करके बैठी रहती हैं, और स्वाति नक्षत्र का जब जल पहला ग्रहण करती हैं यह पक्षी तो गर्भवती हो जाती हैं। तो बताइए, पहले ऐसे ही गांव में इसके बारे में चर्चा हुआ था, लोग चर्चा करते थे। तो ये अंधविश्वास है इस स्वाति नक्षत्र के बारे में। हाँ, तो अब आकाश से पानी गिर रहा है, गर्भवती हो रहा है, तब तो वर्षा का पानी पी पी के पूरे भारत में जनसंख्या और बढ़ जाएगा, है ना? तो ऐसे नहीं होता है, ये सब फालतू और बकवास बात है ना? तो पक्षी हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोई बात वास्तविक होता है नहीं। हाँ, ये जो शब्द है, ये जो लाइनिंग है, ये जो शब्द है वह यह है कि आदमी कितना ही दुखी हो, आप समय के साथ आपका दुख समाप्त हो जाता है। दुख में आपको स्थिर रहना है, आप अपने मन को विचलित ना करें, इससे कोई अचानक दुख होगी। इंसान को दुख अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए। जो दुख और अपमान सहने की शक्ति नहीं रखता है वह इस मृत्यु लोक के भवसागर में तुरंत बलि चल जाता है। थोड़ा सा बात हुआ, गुस्सा हुआ, मार काटने की बात हुई, हम कई जगह वीडियो वायरल होता है देखते हैं, एक आदमी गुस्साता है बस गोली ठोक देता है दूगो सबके सामने में। और एक लेडीज बहुत चिल्ला रहे थे, वो फलना चिल्ला झगड़ा में, उधर से एक पुरुष निकला और गोली मार दिया, देखे फेसबुक पे। तो हर चीज का एक लेवल है, वैसा ही करना चाहिए। जिसने गोली मारा उसका भी जिंदगी खराब हुआ, और जिसको मार दिया तो खराब हो ही लाइफ उनका। तो इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए। स्वाति पक्षी से आप सीखें कि आप इंतजार करें, और इंतजार तब तक करें जब तक आपको सुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन कर्म उस तरह आप करते रहें। तो ये जो है आप समझने का प्रयास करेंगे।
अब एक है लास्ट, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। समाज में दो प्रकार के मानव होते हैं, एक तो मानव और एक तो दानव। मानव वो है जो मानवीय कार्य करता है और दानव वो है जो अमानवीय कार्य करता है। मानव वो है जो हितकर है, समाज के लिए प्रशंसनीय है, जो समाज के हित के लिए सोचता है। आप व्यक्तिगत हित भी सोचते हैं, वह भी आप मानव हैं। आप समाज के हित के लिए सोचते हैं तो आप महामानव हैं। हाँ, मानव और महामानव में यही अंतर है। बुद्ध और हम सब आम पब्लिक में यही अंतर है कि हम सब केवल अपने सुख के लिए सोचते हैं। ओह, इंटर पास हो जाए, कलेजा में ठंडक हो जाए। हाँ यार, नौकरी लग जाए क्या, तब तो पहले से पसंद करके रखे हैं, अपाची लेंगे कि स्प्लेंडर लेंगे। और जहाँ ग्रेजुएशन वाला नौकरी लग जाए तो कारे वाला लेंगे, अफसर बन जाएंगे, है ना। हाँ, लड़का सब बोलता है कार नहीं बाबूजी, थार लेंगे। तो ऐसे नहीं, ये व्यक्तिगत सोच हुआ कि अपना घर हो जाना चाहिए, पत्नी हो जाना चाहिए, बच्चा हो जाना चाहिए, ये सब अपना व्यक्तिगत जो है होना है। और लेकिन आप उससे जब आप, हम सब क्या सोचते हैं, अपना बच्चा कहाँ पढ़े, है ना। अब बुद्ध सोचते हैं कि सबका बच्चा कहाँ पढ़े। तो बुद्ध, हम सब अपना सोचते हैं हमारा दुख कैसे दूर हो, और बुद्ध तपस्या करते संसार का दुख कैसे दूर हो। तो मानव और महामानव में अंतर आप समझ गए। मानव व्यक्तिगत सोच होता है और महामानव सामाजिक सोच होती है। लेकिन हम प्रश्न कर रहे हैं, दानव दुरात्मा, उस मानव रूपी जीवन में, इसी समाज में कुछ दानव रूपी इंसान भी बसते हैं, और यह दानव रूपी इंसान समाज की बुराइयां, समाज को नुकसान, देशद्रोह का कार्य, समाज की बुराई, समाज का अपमान करने में लगे रहते हैं। इसे जो वो मानवीय दृष्टिकोण है, जो आतंकवाद है, जो भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता है, जिस देश में रहता है उसी देश के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, हर जगह वो मानवीय कार्य करता है, वैसे ही मानव क्या है, दुरात्मा है। वैसे मानव का क्या नाम है? हाँ, महात्मा नहीं बल्कि वह दुरात्मा हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार आप ये समझ गए। और इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय जो है, अब आपको जो है समझना है। तो दीर्घ उत्तरीय में अर्धनारीश्वर, रोज, हार जीत, अधिनायक, ये है ना। लॉन्ग परीक्षा में 3 लिखना है। कितना? 4 नहीं, ये हिंदी में कुछ अलग कंडीशन है। 2022-23 में देखिएगा कुछ अलग कंडीशन है, तो वह भी आपको देखने का काम करना है। तो ये हाँ 2015 का आपको हम बताएं, और फिर जो है अगले दिन इस पर जो है वीडियो जारी होगा।